नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के विकास में ममता दीदी स्पीड ब्रेकर। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री का संबोधन। कोलकाता रैली में कहा, बंगाल को परिवारवाद से दिलाना होगा मुक्ति। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह का कानून खत्म करने को लेकर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी जिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोला हमला। कहा, जम्मू कश्मीर को कोई भी ताकत भारत से नहीं छीन सकता। असम में राहुल गांधी की जनसभा, न्याय योजना का किया जिक्र। बीजेपी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से भाजपा के मौजूदा सांसद किरीट सोमैया की जगह मनोज कोटक को मिला टिकट। आजमगढ़ सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट। रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह बने उम्मीदवार। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची की जारी। देश की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी का अनुमान। आर्थिक विकास दर बढ़कर 2019 में 7.2 और 2020 में 7.3% तक पहुंचने की उम्मीद। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में खुलासा। और राज्यसभा दिवस पर सभापति एम वेंकैया नायडू और उपसभापति हरिवंश ने दी शुभकामनाएं। स्थायी सदन को बताया लोकतंत्र का सजग प्रहरी। राज्यसभा सांसदों ने जन आकांक्षाओं के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने की अपील। 1952 में आज ही के दिन उच्च सदन का हुआ था गठन। और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और सिलीगुड़ी में रैली को संबोधित किया। कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल को बचाने के लिए परिवारवाद से मुक्ति दिलाना ही होगा। बंगाल भी आज परिवार तंत्र के बोझ तले दब रहा है। बुआ भतीजा मिलकर बंगाल के संसाधनों को लूट रहे हैं। यहां के सामर्थ्य के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। साथियों, बंगाल की धरती देशभक्तों की धरती है। जैसे देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, उसी तरह देश को इस परिवार तंत्र से मुक्ति दिलाकर जनतंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी यह बंगाल करेगा और देश को दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विकास के रास्ते में स्पीड ब्रेकर हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है। वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी
तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में भी आज जनसभा को संबोधित किया। पासीघाट में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी जिले में 2 रैलियों को संबोधित किया। उमर अब्दुल्ला के बयान पर हमला करते हुए उधमपुर में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कोई भी ताकत भारत से छीन नहीं सकती। मित्रों, अभी मैंने देखा ये उमर अब्दुल्ला जी, उनको तो सब विरासत में मिला। वो कहने लगे कि मोदी 35 को मत छूइए, वरना जम्मू कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों भाई, आप बना दोगे क्या? आप बना दोगे? और आप बनाओगे और हम बैठे रहेंगे? उमर अब्दुल्ला, कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे अगर हम विपक्ष में भी है ना, तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी जान पर और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहले घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन आज विकास की चर्चा होती है। यहाँ सरकारें ढीली डाली बनी, कांग्रेस की बनी, अस्थिर टाइप की बनी। जब इस बार उत्तराखंड के अंदर चुनाव आया, तब हमने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे, आप हमें एक डबल इंजन सरकार दे दो। उधर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर में भारत में विलय के लिए नियमों और शर्तों में बदलाव किया गया तो राज्य का इस देश के साथ संबंध समाप्त हो जाएंगे। 2020 डेडलाइन होगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 पे। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो व्हाट जाएगा। अबाउट कांग्रेस मैनिफेस्टो, जिसमें कहा गया था अफसपा में देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल वही है जो मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखा था। 370 पे स्टेटस को, एसपा का रिवोकेशन, बातचीत करना, सिविलियन एरिया से आर्मी निकालना, वो लफ्ज ब लफ्ज वही है जो पीडीपी कहती है। शुक्रिया। तो बीजेपी ने कश्मीर के मुख्य धारा वाली पार्टियों के अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने पर भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का विलय समाप्त होने को बचकाना बयान बताया है। बीजेपी नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत के संविधान में किसी भी प्रक्रिया से देश से कोई हिस्सा अलग नहीं हो सकता है, ये पूरे देश पर लागू होता है। जम्मू और कश्मीर का विलय भी आज़ादी के समय दूसरी रियासतों की तरह ही किया गया था। 35A को बाद में जोड़ा गया। जब आजादी मिली तो 35A की कल्पना नहीं थी। जब संविधान आया तो 35A की कल्पना नहीं थी। जब शेख साहब को हटाया गया 1953 में और बख्शी गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री बने तो 35A की कोई कल्पना नहीं थी। तो 35A तो 1954 में आया। तो 1954 में आया हुआ प्रावधान 1947 के अक्टूबर के एक्सेशन में कैसे प्री कंडीशन बन सकता है? कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोला है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आफ्सपा को लेकर कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो आफ्सपा कानून में समीक्षा की बात कही गई है, ये सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ेगा। कानून इसका अमेंडमेंट करो, इसका नतीजा आई फील will be several times terrorist friendly people can also claim every such arrest that it was accompanied by sexual harassment or torture.
लिखने वाले कंप्लेंट लिखने के समय ये सब जोड़ेंगे क्योंकि उससे उनको राहत मिल सकता है। ऐसे अमेंडमेंट से किसको आप मदद करने वाले हो? इज दिस राइट? इज दिस राइट इन अ सिचुएशन वेयर the armed forces of this country is fighting with their lives to protect this nation from those people who have come in and who are playing like locals sometimes? राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने परिवार और पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी से अलग जाकर लालू राबड़ी मोर्चा के गठन का ऐलान कर दिया और अब उन्होंने अपने छोटे भाई और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वो उनके 2 उम्मीदवारों के बारे में फैसला करे या फिर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए और मेहनती लोगों को टिकट देना चाहिए। नए लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए लालू राबड़ी मोर्चा बनाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी और राबड़ी के आसपास रहने वाले लोग ही राजद को खत्म करना चाह रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं बिहार का। पटना में मौजूद हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, नजर बनाए हुए होंगे आप राजद में जो कुछ इस वक्त चल रहा है। जानना चाहेंगे आपसे कि नाराजगी जो है वो अब पूरी तरह से सामने निकल कर आ गई है टिकट को लेकर। क्या कुछ कहना है तेज प्रताप का? देखिए, जो स्थितियां हैं वो स्थितियां वैसी हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि कर्नाटक में एच.डी. कुमारस्वामी और उनके बड़े भाई रेवन्ना के बीच में हुआ, हालांकि बाद में पैचअप होकर दोनों कैबिनेट में हैं। या आप तमिलनाडु में देखेंगे स्टालिन और उनके बड़े भाई अलागिरी के बीच में था। अब स्टालिन ने सत्ता संभाल ली पार्टी की और अलागिरी बाहर हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच में हुआ, उसी तरह की स्थिति यहां बन गई है। और जो अभी स्थिति यह है कि जहानाबाद की सीट जिस पर कि तेज प्रताप बोल रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को दिया जाए, जहानाबाद की वो सीट सुरेंद्र यादव को दी है इन्होंने, आरजेडी ने। और इस बार बहुत सारे लोगों का कहना है कि सुरेंद्र यादव की स्थिति पहले से बेहतर है और ऐसे में तेज प्रताप अगर मांग कर रहे हैं कि उनका अपना जो कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश को वो सीट दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो स्थिति थोड़ी सी उनकी बदतर हो सकती है। और अगर ये झगड़ा नहीं सुलझा तो ये दोनों सीटों जो हैं शिवहर में वो मांग रहे हैं अंगेश पहले थे बीएसपी में, पिछला चुनाव लड़े थे, अभी वे तेज प्रताप के काफी करीब हैं। तो देखिए, जिस तरह की कांटे की टक्कर है इस बार बिहार में, 2000-5000 वोट भी काफी अहम होते हैं और उसमें जो लालू प्रसाद का अपना परिवार है, उस परिवार का एक अपना प्रभाव होता है अपने वोटरों पे। तो अब बहुत ही मुश्किल स्थिति निश्चित तौर पे भी है आरजेडी के बीच में। और आरजेडी के सूत्रों से जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि अगर तेज प्रताप इसी तरह से करते रहे तो हो सकता है उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। उनको पार्टी मुख्यालय में जाने से रोक दिया गया है। अब आजकल वो पार्टी मुख्यालय में नहीं जाते। पहले तेज प्रताप रोज पार्टी मुख्यालय में बैठकर मीडिया के साथ बात करते थे, तेजस्वी के खिलाफ या बोलते थे, तो अब उनका जाना रोक दिया गया है। अब वे घर से ही अपना सारा कार्यक्रम चला रहे हैं, सारी गतिविधियां चला रहे हैं। और उनके अंदर के लोगों का कहना है कि अगर तेज प्रताप इसी तरह से करते रहे तो इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू अलायंस को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यही है उनका परिवार। और लालू यादव चूंकि जेल में है अभी और वो खुद स्थिति को नियंत्रित नहीं करने की स्थिति में है, ऐसे में तेज प्रताप का यह जो स्थिति है वह स्थिति तेजस्वी के लिए काफी महंगा साबित होगा। बिल्कुल अखिलेश, सही कहा आपने कि तेजस्वी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा इस सिचुएशन को हैंडल करना, और लालू प्रसाद यादव के लिए भी दुखद है क्योंकि इससे पहले भी तेज प्रताप कई बार परिवार से अलग जा चुके हैं पारिवारिक मसलों पर भी, और अब ये चुनाव से पहले मुसीबत में डाल सकता है परिवार को। शुक्रिया अखिलेश आपका तफसील से हमें जानकारी देने के लिए, राजद में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इनमें कोलकाता उत्तर से सैयद शाही इमाम, तामलुक से डॉक्टर लक्ष्मण चंद्र सेठ, घाटल से मोहम्मद सैफुल्लाह और आसनसोल से विश्वरूप मंडल उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के बोकाखाट में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी 5 साल में 3,60,000 रुपए गारंटी करके बैंक अकाउंट में डाल देगी।
हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे। इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो। इधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट से भाजपा के मौजूदा सांसद किरीट सोमैया का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने किरीट सोमैया की जगह मनोज कोटक को इस बार टिकट दिया है। रायबरेली से बीजेपी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य को उतारा है। इसके अलावा आजमगढ़ सीट की बात करें तो यहां से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को पार्टी ने टिकट दिया है और इस सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की लुधियाना सीट पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 2014 में देश में मोदी लहर के बावजूद यहां बीजेपी अकाली दल के गठबंधन यहां पर तीसरे पायदान पर रहा था और इस बार गठबंधन की कोशिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पछाड़कर लुधियाना सीट पर कब्जा करने की है। देश भर में अपने कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर और भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाला लुधियाना पंजाब का एक बड़ा शहर है। कपड़ों पर कारीगरी के साथ इन दिनों यहाँ की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस सीट पर 2014 में जीत हासिल की थी। लुधियाना में पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी कांग्रेस यहाँ पर हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लुधियाना में हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू रहे, ये एक बड़े ज़मीनी स्तर के नरम स्वभाव के व्यक्ति है। इनके दादाजी बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। लुधियाना शहरी सिटी है, बड़ा सिटी है यहाँ का। तो बिट्टू जी ने यहाँ ये हाईवे के जो काम चल रहे, इसके बहुत जोर लगाने के बाद शुरू हुए काम। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने यहां से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हरविंदर सिंह फुल्का को हराया था। अकाली दल का कहना है कि पंजाब सरकार और मौजूदा सांसद को लेकर लोगों की नाराजगी की वजह से जनता इस बार उन्हें मौका देगी। वहीं आम आदमी पार्टी लुधियाना से नए चेहरे को तलाश कर रही है। जो लुधियाना की सीट है, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा बहुत शान से, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। क्योंकि जो जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो जीते हुए हैं पहले, रवनीत सिंह जी बिट्टू, 5 साल पहले उन्होंने बहुत से वादे किए थे लोगों के साथ, एक भी पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह से उनकी सरकार जो 2 साल पहले बनी है, उसने बहुत से बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, वो भी एक भी पूरा नहीं कर पाए। 2014-17 का और 19 का काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तब पार्टी की बड़ी अच्छी वेव थी, वेव अब भी है, बट हम पार्टी के जो कुछ हमारे जो लीडर साहिबान थे उनकी गलतियों के कारण अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं भी थोड़ा सा डाउन आए हैं। ऑल ओवर हम बड़े अच्छे मजबूत हैं और अच्छी फाइट देंगे। लुधियाना की जनता अपने जनप्रतिनिधियों और सरकार से नाखुश नजर आ रही है और उन पर बुनियादी मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। जब भी इलेक्शन आते हैं सभी राजनेता तभी घर से निकलते हैं, तभी लोगों से जो पुराने वादे किए हैं, ठीक है, लोग भी नहीं पूछते हैं कि आपने जो पुराने वादे किए थे आप किस मुंह से वोट मांगने आ गए हो। पुराने जो हम आपने वादे किए थे वो अब तक क्यों नहीं पूरे हुए। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ नहीं। लुधियाना में 7वें और आखिरी चरण में मतदान होना है। इस चुनाव में बीजेपी और अकाली दल इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती अपने किले को बचाए रखने की है।
अपने मजबूत गढ़ लुधियाना में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, वहीं दूसरी पार्टियों के सामने अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। ऐसे में यहां मुकाबला कड़ा और नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, लुधियाना। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में शुरू से ही देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए युवाओं की फौज में जाने की ललक रहती है। इस इलाके में पूर्व सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण हर दल उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस बार के चुनाव में भी पूर्व सैनिकों का कल्याण चुनावी मुद्दा है। उत्तराखंड में सैन्य वोटर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में कुल मतदाताओं में से करीब 12% मतदाता पूर्व सैनिक या सैन्य परिवारों से हैं। लोकसभा की 5 में से 3 सीटों पर ये वोटर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व सैनिकों की अपनी समस्याएं हैं। नहीं, जो वर्तमान सरकार ने जो भी किया वो पूरा नहीं किया। जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ओपन मार्केट और कैंटीन के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। वर्तमान स्थिति ये है, कैंटीनें दूर हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं होती। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सैनिक स्कूलें उपलब्ध नज़दीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर तो राज्य गठन के बाद हुए चुनाव में से 3 चुनाव में सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इन्हें लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जाते जाते 500 करोड़ का प्रोविजन ये यूपीए की सरकार ने किया और कुछ नहीं किया। 5 साल में मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपया सैनिकों के खाते में पहुंचा दिया। और अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी है उसको भी करने के लिए तैयार हर समय हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारों के एजेंडे में सैनिकों के हितों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से रखे जाते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार पूर्व सैनिकों की उपेक्षा कर रही है। सैनिकों का आपने 1 रैंक 1 पेंशन उसका आपने ठीक नहीं किया। सबसे कम अगर वेतन वृद्धि हुई है तो 7वें वेतनमान में फौज की हुई है, तो आपने उनके साथ वह नाइंसाफी की। उत्तराखंड में सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े वोटरों का गणित सभी राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि हर दल में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है। इस समय पूर्व सैनिकों की संख्या मुख्य रूप से देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में है। टिहरी लोकसभा सीट में तकरीबन 50,000 अल्मोड़ा और पौड़ी में 80,000 से अधिक पूर्व सैनिक, वीर नारियां और सर्विस वोटर हैं। इसके साथ अगर उनके परिवार को जोड़ दिया जाए तो ये वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव मैदान में हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी जेडीयू सरकार के विकास कार्यों और नीतियों के चलते जनता उनके साथ है। एंटी इनकम्बेंसी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती उनके लिए चुनौती नहीं है। रामकृपाल जी, किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारी है? बहुत बढ़िया है। और जो कोई तैयारी चुनाव के वक्त में है उसको पूछिए ना, जो 5 साल तक गायब रहता है और जब चुनाव आता है तब वो चुनाव की तैयारी के वर्कर्स के नाम पूछता है, कौन हो तुम? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी गांव का भी नाम पता नहीं है। तो मैं तो सालों 5 साल 24 घंटा 7 दिन मैं लोगों के बीच में हूँ। हमारी पार्टी का संगठन, एनडीए के पार्टी का संगठन मजबूत है। दोनों ने इतना काम किया है कि जनता, कोई ऐसी जनता नहीं है गांव का या शहर का जो विकास से छूता हो। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब 2 जगह एंटी इनकम्बेंसी होती है या जो भी है, 2 बार राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो इसका भी एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है कि नहीं है? आपको एंटी इनकम्बेंसी है। काम नहीं करेंगे तो ना, अगर उसका प्रतिनिधि काम न करे तो एंटी इनकम्बेंसी, जनता के बीच में न रहे तो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की योजना जनता तक न जाए तो एंटी इनकम्बेंसी। जातीय समीकरण में लालू प्रसाद यादव या मीसा भारती, उनकी पुत्री, उनको काफी मदद मिल सकती है। इस बार आपका क्या समीकरण है, नया समीकरण? कुछ देखिए, एनडीए जो है ना, वो जाति पाति के आधार पर कभी भी उम्मीदवार नहीं देती है और न कभी सोच है। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हमने सबके लिए काम किया है हमारी पार्टी ने, और ये वे लोग हैं जो समाज में एक दूसरे तरह के दुर्भावना फैलाकर, उसे जमाना चला गया, कभी वो जमाना से बाहर आ गई है जनता।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।